हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के अभी तक पूरे 6 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, जिस तरह से इन 6 शिफ्टों में करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले शिफ्ट यानी कि जिनका एग्जाम 5 अगस्त को है, 6 अगस्त को है, 7 को है, 9 को है, 10 को है, 11 को है, 12 को है, 13 को है, या साथियों 25 अगस्त को होने वाले हैं। तो आज के इस दूसरे संभावित पेपर को आप हल कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से इन 6 शिफ्टों में अभी तक सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं के आधारित पर आपके लिए हम ये दूसरे संभावित पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए साथियों इस पेपर को हल करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। तो भाई यह दूसरा पेपर पूरी तरीके से 6 शिफ्टों के आधारित पर होने वाले हैं, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग के सवालों पर। इसलिए तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, आप सभी को आइडिया मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी होने वाली है इस संभावित पेपर नंबर दूसरे से। ठीक है, तो चलिए पेपर को हल करते हैं। एग्जाम डेट आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों देखिए, आज का पहला प्रश्न है, गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब की एसआई इकाई क्या है? गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब की एसआई इकाई क्या है? जूल है, केल्विन है, पास्कल है, या साथियों न्यूटन है? तो याद रखिएगा, गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब की जो एसआई इकाई है वो पास्कल होती है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है जो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार होते हैं। सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? ये तो भाई अति संभावित सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, पेरिस में किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पदार्थ है जो बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित पदार्थ है जो कि बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो वो साथियों प्लास्टिक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो हैमनेट फिल्म को दिया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए भाई, रीजनिंग के सवाल जो हर शिफ्ट में अभी तक पूछे गए हैं वो सारे सवाल इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिए, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। हर शिफ्ट में 3 सवाल पूछे आ रहे हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हैं जो अभी तक पेपर दे कर आए हैं। जैसे एक पंक्ति है, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आप दिशा जानते हैं ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो ये पंक्ति में बैठे हैं वो सभी नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं भाई। यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा उनका भी वही होगा सेम, जिस व्यक्ति को आप बैठाएंगे इस पंक्ति में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि आप मान के चलिए डी को यहाँ बैठा रहे हैं, तो डी का जो राइट साइड होगा यानी कि जो दाहिना साइड होगा इधर होगा भाई, और इसका जो बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड होगा इधर होगा। बस इसमें यही खेल होता है। यदि आपने इसको पकड़ लिया तो सवाल आप मुश्किल से 20 से 22 सेकंड में हल कर पाएंगे। आपको एक सवाल हल करने के लिए 54 सेकंड का समय मिल रहा है। ठीक है, जो 90 मिनट में 100 सवाल मिल रहे हैं भाई, तो 54 सेकेंड हर एक सवाल पे आपको हल करना है टाइम देकर। ठीक है, तो चलिए एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखिए, बी जो है
पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान बैठा है, तो भाई बायां छोर इधर होता है, दायां छोर इधर होता है। तो सवाल पहले लाइन में क्या दिया है कि बी जो है पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि बी यहां पे बैठा है भाई। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। फिर देखिए डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों मेरे डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई डी को जब आप यहां बैठाएंगे तो इसके बाएं साइड में देखिए केवल 2 लोग आएंगे, 1 2 लोग। ठीक, ये भी लाइन आपका क्लियर हो गया। 7 लोग इस पंक्ति में बैठे हैं भाई। ठीक, अब देखिए उसके आगे वाले लाइन को पढ़िए। यफ जो है ए के दाएं लेकिन डी के बाएं बैठा है। सवाल क्या बोला कि यफ जो है ए के दाएं लेकिन डी के बाएं बैठा है, तो भाई डी तो यहां पे बैठा है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में यफ है और ए के दाई है, तो ए के राइट साइड में देखिए यफ हो गया। सवाल कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखिए ए के दाई और यफ हो गया लेकिन डी के बाई और हो गया, जैसे सवाल बोला है भाई। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो भाई ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान बैठा है। तो दोस्त मेरे जी को आप यहां बैठाइए, इसके बाएं से तीसरे स्थान पे ई को यहां बैठा दीजिए। देखिए जी के बाएं तीसरे स्थान पे ई बैठ गया। फिर मेरे दोस्त अभी एक पंक्ति खाली है, कौन अक्षर नहीं बैठा? तो सी नहीं बैठा है, तो सी को यहां बैठा दीजिए। अब देखिए साथू सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? भाई साहब सी देखिए यहां बैठा है और जी सबसे राइट साइड में बैठा है शुरुआत में, तो इसके बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है, यानी कि केवल एक व्यक्ति बैठा है जो 6 नंबर का बी है। तो एक व्यक्ति बैठा है भाई सी और जी के बीच में, तो ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आप सभी को? ये सवाल हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कॉल करिए। एक निश्चित कुट भाषा में बोल्ट को 64 28 के रूप में और लाइफ को 57 61 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यल का कूट क्या होगा? तो भाई आप अपने शिफ्ट में कितना समय दे रहे हैं इस सवाल को हल करने में? जैसे VOLT है, इसमें देखिए 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है। और लाइफ का देखिए LIFE, इसमें 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है। तो पूछा किसका है? यल का पूछा है, तो भाई यल पूछा तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए बोल्ट में यल है और लाइफ में यल है, यानी कि यल यल दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इनका जो कोड होगा इसमें भी कोई न कोई अंक भाई कॉमन मिलेगा आपको। जैसे देखिए 6 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन है, तो जिस प्रकार यल कॉमन मिला था उसी प्रकार साथों 6 भी आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अपने पेपर में आप लोग हल करिएगा, यदि साथों कॉमन नहीं मिलेगा तो आप कोडिंग को इनको एलिमिनेट करवा दीजिएगा। कई बार सवाल हमने आपको सिखाया है, आपको पता होगा भाई। ठीक है, क्लास को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा PDF दिया गया भाई, वहां से आप जरूर हर क्लास को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न एक नज़र में पढ़ लीजिए। यदि आपके पास कुछ समय बाकी है तो ये मेरे दोस्त केवल प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जीके करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और साइंस का। ओके, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं, इसको पढ़ के एग्जाम देने चले जाए आप लोग। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप मंगा लीजिए, मात्र 25 रुपये, ज़्यादा नहीं भाई। ठीक है, ये एग्जाम तक आपके लिए हमने मात्र 25 रुपये कर दिया है। आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाएगा, हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस सिलेक्शन की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी कम समय में। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF को आप जरूर मंगाइए। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संचलन को होने देता है? भाई कौन सा पादप उत्तक दोनों दिशाओं में पदार्थों के संचलन को होने देता है? तो वो साथों पोषवा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो भाई इनमें से कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो ये फ्लोएम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है जिसमें कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ सामग्री को क्या कहा जाता है जिसमें भाई कई विशिष्ट कोशिकांग भी होते हैं? तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है?
तो साथियों मेरे, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन ने। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, हाल ही में चर्चा में रहा लाइम रोग किस कारण से होता है? तो साथियों हाल ही में चर्चा में रहा जो लाइम रोग है वो किस कारण से होता है? तो वो जीवाणु के कारण होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलिए साथियों, प्लस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य वो किस पर निर्भर करता है? तो वो साथियों बल और विस्थापन दोनों तथा उनके बीच का कोण पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, एक मेज 1400 रुपये में खरीदी गई और 6% की हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मेज आप 1400 रुपये में खरीद रहे हैं और 6% की हानि में बेच दे रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बता सकते हैं? सिंपल सवाल भाई, कैसे इसको हल करते हैं? 1400 इंटू 6% की हानि हो रही है, यानी कि आपने जब वो सामान वो मेज खरीदा होगा तो पूरे 100% पे खरीदा होगा। तो भाई जब 100% में से 6% हानि हो गया तो अब कितना बचेगा? 94% बचा होगा। तो 94 ऊपर लिखिए, नीचे मल्टीप्लाई 100 कर दिए भाग, आपका आंसर हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 14 गुणे 94 निकालिए कितना आएगा? 14 चौका 56 का 5, 14 9 1 26, 5 आपका कितना आ जाएगा साथियों? 31, यानी 131 हो जाएगा भाई। 1316 रुपया होगा भाई उस मेज का सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य होगा 1316 रुपया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, ये सवाल आप सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, 40% और 15% की क्रमिक छूट ये किसकी एकल छूट के तुल्य होगी? बनाइए साथियों, 40% और 15% की क्रमिक छूट ये किसकी एकल छूट के तुल्य होगी? फार्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपान में 100। ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 15। देखिए भाई, ये अलग पूरा होगा और आपका ये पूरा अलग होगा, ठीक है। 40 15 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, माइनस अब 40 गुणे 15 अपान में 100 का हल करिए, कितना आता है? जैसे साथियों देखिए, हम यदि 20 से काटते हैं तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 5 तिहाई 15, देखिए 2 तिहाई 6 भाई। 40 गुणे 15 अपान 100 हल करने पे केवल 6 आया, तो 55 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा? 49% होगा। तो 40% और 15% की जो क्रमिक छूट है वो 49% की एकल छूट के तुल्य होगी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर है। ओके, समझ में आप सभी को? चलिए भाई, आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो वो साथियों पीयूष ग्रंथि है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा ये किस पर निर्भर नहीं करती है? धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा ये साथियों धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से कौन सा 20 मांगी मिश्रण है? तो साथियों कौन सा 20 मांगी मिश्रण इसमें है? तो मिट्टी एक 20 मांगी मिश्रण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में स्टार सिटी लेमन को एफ-क्यू VN LN के रूप में कूटबद्ध किया गया तथा जीप लीड स्टार को VN इन KM के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो दी गई भाषा में स्टार को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? तो भाई इस तरह के सवाल को कैसे हल कर रहे हैं? 30 सेकंड में स्टार पूछा है तो कॉमन चेक करिए ना। देखिए स्टार इसमें भी दिया है, पहले वाले में और दूसरे वाले में भी स्टार दिया है। जब दोनों में स्टार स्टार कॉमन मिल गया, जो इनका कोड होगा इसमें भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखिए पहले का कोड यहाँ पर है, दूसरे कोड यहाँ पर है, तो ध्यान से देखिए VN इसमें भी है और VN इसमें भी है। जिस प्रकार स्टार दोनों में कॉमन मिला तो इनके दोनों कोड में मेरे दोस्त VN भी क्या मिल गया? कॉमन मिल गया। तो इस तरह से
सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आई ये सवाल, किसी प्रकार का डाउट? चलिए इसी बात पे आप सभी लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की देखिए, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। इससे पहले एक सवाल हमने कंप्लीट किया था ना, इसी तरह एक सीधा पंक्ति है। इससे कितने लोग हैं? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 6 7 लोग। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। 7 लोग इस पंक्ति में बैठे हैं। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं। देखिए W और Y के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। भाई W और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऐसा काम करिए कि W को, अभी इसको लाइन को रहने दीजिए भाई, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ सातों लगेगा हाँ कि यहाँ से हम सवाल को शुरुआत कर सकते हैं कि उसके ना दायां ना बायां कोई नहीं बैठेगा। जैसे साथी उसके बाद देखिए अगले लाइन को, Y के ठीक बाएं ओर पड़ोस में A बैठा, अब इसको रहने देते हैं। देखिए B के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। तो साथियों अब देखिए यहाँ से हम सवाल को शुरू कर सकते हैं तीसरे लाइन से, क्योंकि सवाल बोला ना कि B के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो भाई B को जब हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो B के राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा। तो यहाँ से हम सवाल को शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो B के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। फिर उसके आगे वाला लाइन को देखिए, B और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो B ऑलरेडी यहाँ बैठा है। तो B और A के बीच में 2 व्यक्ति, यानी A को हम यहाँ बैठा देते हैं तो B और A के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट? अब देखिए जो हमने सवाल 2 लाइन छोड़ा था उसको करते हैं। W और Y के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो W को यहाँ लिखिए और W और Y के बीच में तो Y को यहाँ लिखिए। तो W और Y के बीच में देखिए 3 लोग हो गए। ठीक, इतना लाइन कंप्लीट हुआ। फिर देखिए Y के ठीक बाएं ओर पड़ोस में A बैठा है। देखिए जस्ट Y के ठीक भाई पड़ोस में वही बाएं साइड में A बैठा है Y के। तो ये भी लाइन क्लियर हो गया, अपने आप सवाल कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए साथियों B के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, B और 1 इतना हो गया। तो D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में X बैठा है। बनाइए साथियों D के ठीक, तो भाई D को यहाँ बैठाइए, इसके जस्ट राइट साइड में X को यहाँ बैठा लीजिए। अभी एक पंक्ति खाली है, C नहीं बैठा तो C को यहाँ बैठा लीजिए। सभी पंक्ति फिल हो गए भाई, भर गए। अब सवाल देखिए क्या पूछा, C और X के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? C देखिए यहाँ पर है और X यहाँ पर है। इनके बीच में एक A बैठा है, एक Y बैठा है, यानी 2 लोग बैठे हैं। तो इस सवाल का B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप सभी को समझ में आई ये सवाल? किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बनाइए साथियों, पहली समीकरण को आपको बनाना होगा ना। तो देखिए 20 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा करिए। 6 भाग है, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग की जगह प्लस करिए। 4 फिर प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह माइनस करिए। 60 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग कर दीजिए। समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बोर्ड में स्कीम अप्लाई करिए। 20 छक्का 120 प्लस 4 माइनस 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 बन में 120 4 कितना हो जाएगा? 124। 124 में 4 माइनस करेंगे तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर साथियों? आप सभी को ये सवाल समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। अब ये सवाल देखिए, प्रेक्षणों 16 85 98 12 69 95 21 45 और 54 का समांतर माध्य कितना होगा? भाई हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। औसत जैसा आप लोग निकालते हैं उसी तरह 16 प्लस 85 प्लस 98 प्लस 12 प्लस 69 प्लस 95 प्लस 21 प्लस 45, उसके बाद प्लस 54 दे रखा है। कितने टोटल संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं भाई। अब देखिए इनको चलिए जोड़िए भाई, इकाई अंक को जोड़ लेते हैं भाई। 4 इसमें है, 4 5 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 8 34, 34 5 39, 6 45 का 5, हाथ से लगा 4। अब दहाई अंक को जोड़ते हैं। 5 5 4 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 1 27, 27 9 36, 36 8 44, 44 1 45 और ये 4 49, 495/9।
तो देखिए 9 का भाग 495 यानी कि 9 पच्चे 45, 49 में से 45 4 फिर 45, 9 पच्चे 45 यानी 55 आएगा साथों इनका समांतर माध्य। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर साथियों, ये सवाल आप सभी को समझ में आया? आसान सवाल था भाई। ओके भाई, आप सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे अपने एग्जाम तक। देखिए यदि 5x + 2 = 62 है तो x का मान ज्ञात करिए। 5x + 2 = 62 है तो x का मान क्या होगा दोस्त मेरे? 5x ये +2 है तो इधर आया क्या होगा, माइनस कर देगा, यानी कि 62 - 2 हो जाएगा। तो 5x = 62 में से 2 घटाएंगे 60, तो x की वैल्यू क्या होगा 60/5 यानी कि साथियों 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, प्रश्न चिन्ह की जगह 12 आएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 आता है भाई। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को 18 आदमी 65 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं तो कितने आदमी 130 फीट गहरा कुआं 6 दिन में खोद सकते हैं, बनाइए। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप लोग? फार्मूला m1 d1/w1 m2 d2/w2। m मतलब आदमी यानी कि 18 आदमी, दिन कितने दिन में 4 दिन में, कितने फीट, वर्क कितने करें 65 फीट वर्क काम करें, गहरा कुआं खोद रहे हैं। m2 कितने आदमी यानी m2 पूछा है भाई। d2 6 दिन में कितने 130 फीट। इसको हल करिए आपका आंसर आ जाएगा, बनाइए। कितना आएगा साथ? देखिए 65 कम 65, 65 दूना 130, ठीक। फिर देखिए 6 कम 6, 6 × 18, फिर उसका देखिए यहाँ से 3 इधर से 4 कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर m2/2, नीचे 2 केवल बचा तो साथ में मेरे m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 2 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो साथियों 130 फीट गहरा कुआं 6 दिन में कितने आदमी खोद सकते हैं 24 आदमी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, बताइए इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट? जो साथियों इक्वल रहता तो ऊपर ऊपर का कट जाता, नीचे नीचे का कट जाता, ये ध्यान रखिएगा। क्रॉस मत काटेगा, ऊपर ऊपर काटेगा। जैसे देखिए 65 कम 65, 65 दूना 130 हमने काट दिया, फिर 6 कम 6, 6 × 18 भी काट दिया। लेकिन इधर इधर मल्टीप्लाई होता क्रॉस, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे हमने देखिए 12 का मल्टीप्लाई 2 में किया है। ओके चलिए साथियों नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? 821, 823, 827, 833, 841। तो केवल 2 अंक उठाइए ना, क्योंकि 8 तो कॉमन है भाई। 21, 23, 27, 33 और 41 दिया है दोस्त। 21 से 23 यानी +2, 23 से 27 +4, 27 से 33 +6, 33 से 41 +8 है दोस्त मेरे। 2 4 6 8 यानी कि आप इसमें +10 कर लीजिए। 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51 यानी कि 851 आएगा आपका आंसर। 851 ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे आज का यह जो हमने दूसरा पेपर आपके लिए कंप्लीट किया, जो कि साथों बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया है दोस्त मेरे। जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में अभी तक 6 शिफ्टों में सवाल देखने को मिला है, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद एक मैंने ये क्लास आपको दिया। तो बताइए साथियों क्लास आपको कैसा लगा? और इसके बाद एक और आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन आएगा अच्छे से, ठीक है, उसको आप कंप्लीट वॉच करिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को रख लीजिए, क्योंकि भाई अभी 100 सवालों का पूरा पेपर आना बाकी है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले 5 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में पूछे जा सकते हैं पेपर के आधारित पर, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड जिस तरह से पहले दिन तीनों शिफ्टों में सवाल पूछे थे, आज भी उसी तरह सारे शिफ्टों में सवाल पूछे हैं। ओके, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।